हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रीड़ा। मैं दुर्गा बात कर रही हूँ आप लोगों से। आज हम टैक्सेशन का जो मैंने जहाँ से ख़त्म करा था वहाँ से मैं फिर से एक बार रिज्यूम कर रही हूँ क्लासेस, ठीक है। जैसे कि आज का कंटेंट है एग्जम्पशन, डिडक्शन और थोड़े बहुत जो कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन सब से ही रिलेटेड। आपको पता है कि जैसे हेड्स ऑफ इनकम, हमारे 5 हेड होते हैं इनकम के: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनमें हमें डिटेल तो कुछ पढ़ना नहीं है, बेसिक हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स मत करना पढ़ाई को लेके। देखो बस ये उसी का एक थोड़ा सा और भी हल्का एलिब्रेट करके बताया गया है कि सैलरी में क्या होता है, सैलरी में आपको क्या पढ़ना चाहिए। बस मैं एक थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रही हूँ कि सैलरी में सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है, ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो वो चीज़ें सैलरीज में इंक्लूड हो जाती हैं। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। पीजीबीपी में अगर आप थोड़ा अगर कुछ अलग अपना कोई प्रोफेशन चालू कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसके बेसिस पे अगर कुछ कमा रहे हो तो वो आ जाता है। कैपिटल गेन के अंदर अगर अपने आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो या कुछ भी है, कुछ खरीद रहे हो, उसे बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है, 24 मंथ का, 12 मंथ का, ये मैं आपको आगे बताऊंगी आप अपने आने वाले क्लासेस में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बस ये है कि जो इन सब में नहीं है वो सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाती हैं। देखो मैं एग्जाम्प्ट इनकम बता रही हूँ। सबसे पहले इनकम वो वैसी इनकम जो कि टैक्सेबल नहीं होती हैं, एग्जाम्प्ट होती हैं बिल्कुल। तो दिमाग में ये रखना है कि सेक्शन 10 के अंदर वो सारी इनकम आती हैं जो एग्जाम्प्ट होती हैं। अब जैसे अब आप एग्रीकल्चर इनकम देख लो, ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन का देख लो सेक्शन कितना है, ग्रेजुएटी का देख लो, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन ग्रेजुएटी का 10 है, ठीक है। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ऐसे करके जो भी सेक्शन 10 के अंदर आते हैं वो एग्जाम्प्ट इनकम होते हैं। इसका मैं एलोबरेट क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगी जब मैं सैलरी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। अलाउंसेस, ये भी सैलरी में कवर करूंगी मैं आपका कि अलाउंसेस कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली आज मैं आपको सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन का एक बेसिक बताती हूँ कि कैलकुलेशन, इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी आपको कि सबसे पहले जो मैंने आपको 5 हेड बताए इनकम के, तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। या तो सेंटेंस फ्रेम कर देंगे या तो फिर आपको किसी भी तरीके से पूछेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे इन 5 हेड से जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। फिर उसके अंदर हम कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वो डिडक्शन किसके अंदर आता है, 80C से लेके 80U तक आता है, जो कि हमारा आज का सबसे प्रायर टॉपिक है कि हमें डिडक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में जब आप डिडक्शन को माइनस करते हो तो फिर आता है नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ये कुछ हमारा जब हमारे किस इनकम में कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है ये बताया गया है। आप जैसे कि आपका इनकम कितना है, अगर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है, इंडिविजुअल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो इसका 5% के रेट पे लगता है, ठीक है। फिर 5 से 10 लाख के अंदर पे 20%, 10 लाख से ऊपर पे 30%, ठीक है। फिर ये जब हम पूरा निकाल लेते हैं फिर उसके ऊपर हम सेस लगाते हैं और उसको राउंड ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट टू द 10, ठीक है। आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था रिबेट के बारे में। 87A के अंदर रिबेट तो हमें कितना है कि 5 लाख तक पे, तो मतलब अगर आप इनकम आपकी 5 लाख तक है तो 12,500 तक का आपको रिबेट मिलेगा, छूट मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा डिटेल देखने के लिए आप मेरी प्रायर क्लासेस को भी देख सकते हो। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे इस क्लासेस में भी बता सकते हो, मैं कमेंट देख के उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी।
अच्छा, तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको सरचार्ज के बारे में बताया था, तो वो मैंने इंडिविजुअल का सरचार्ज आपको दिया था, ठीक है। इसमें मैं सरचार्ज कवर कर रही हूँ और सारे जो आपके इंडिविजुअल्स में है आ जाते हैं, और सारे जो चीज़ें जैसे HUF है, पार्टनरशिप है, लोकल अथॉरिटीज़ है, डोमेस्टिक कंपनीज़ है, तो इन सब का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी सेंटेंस के फॉर्म में पूछ दिया जाता है। करेक्ट द सेंटेंसेस, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये सारे मेरे न्यू डेटा के हिसाब से है, ठीक है, जो इस बार हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। HUF का अगर आप देखो तो सेम एस इंडिविजुअल चलता है इसका, और पार्टनरशिप में क्या है, फ्लैट 30% लग जाता है आपका। स्लैब रेट इसका क्या है, फ्लैट 30%। लोकल अथॉरिटीज़ का फ्लैट 30%। डोमेस्टिक कंपनीज़ का इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। वैसे तो हमें पता है कि इसका 30% पे लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आप छोटी मोटी कंपनीज़ है और अगर आप 400 करोड़ तक ही कमा रहे हो तो 25%, और 400 से ऊपर करोड़ कमा रहे हो तो 30% लगता है, ठीक है। अब मैं सरचार्ज के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो पार्टनरशिप का आप देख रहे हो सरचार्ज क्या है, 12% है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन 4%। ये सब न्यू रिवाइज हुआ है, पहले 3% था, 4% है। लोकल अथॉरिटीज़ का भी 12% सरचार्ज लगता है। डोमेस्टिक कंपनीज़ का इसको दो भाग में बांट दिया गया है। कितना, 7% और 12%। 7% कब लगता है आपका, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक में, और 12% कब लगता है, जब 10 करोड़ से आप ऊपर कमा लेते हो। हाँ ठीक है, तो फिर एक बार मैं आपको फिर से एक बार ये रिवाइज करा दे रही हूँ कि HUF का क्या है, सेम एज इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो मैंने इंडिविजुअल का बताया था वैसे ही इसका चलता है। और अच्छा रुको, पहले इसको शेप कर दूँ। अब पार्टनरशिप का अगर आप देखो तो क्या है, पार्टनरशिप में 12% है, और लोकल अथॉरिटीज़ में भी 12% ही होगा। मैंने लिख दिया है कि सेम एज एवव। डोमेस्टिक कंपनी में आप देख लो सरचार्ज क्या है, 7% और 12%, ठीक है। और ये जरूर याद रखना है आपको कि कितने से कितने ऊपर है, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से एवव। ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फॉरेन कंपनीज का 40% स्लैब रेट है, याद रखना, ठीक है। और फॉरेन कंपनीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि वो हमारी कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, तो उन पे थोड़ा सरचार्ज हम लिबरल कर दिया गया है, जैसे 2% का है और 5% है। लेकिन हमारा जो इनकम है वो इतना ही होना चाहिए, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, और 5% कब लगेगा, जब आपका इनकम 10 करोड़ से अबव हो जाएगा तब, और 4% का आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आ जाते हैं, तो इसका स्लैब रेट कैसा है, देखो, अगर आप 10,000 तक कमाते हो तो 10% है, 10,000 से 20,000 तक का 20% है, और 20,000 से 20,000 से ऊपर अगर आप कमा रहे हो तो आपका 30% के हिसाब से आपका टैक्स स्लैब रेट से कटेगा। और सरचार्ज आपको कितना देना पड़ेगा, 12% है, ठीक है, इसका 12% है। तो मैंने 12% किसका किसका बताया है, एक बार आप रिकॉल कर लेना, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी एक बार मैं दिखा देती हूँ फिर से। देखो 12% किसका किसका है, पार्टनरशिप का है, फिर लोकल अथॉरिटीज़ का है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। और इम्पॉर्टेंट तो वैसे फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी रहता है, ठीक है। और याद रखना दिमाग में हमेशा कि अब हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है। ये कुछ आपके लिए होमवर्क है कि नेट टैक्सेबल इनकम आपको निकालना है इन सब रेट पे, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इन तीनों का कैलकुलेशन करके बताऊंगी, ठीक है। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है डिडक्शंस, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रोस टोटल इनकम निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, डिडक्शन माइनस करना होता है, फिर आपको नेट टैक्सेबल इनकम आता है, ठीक है। अब डिडक्शन का मैंने
मतलब कि आपको याद करने के लिए अलग अच्छे तरीके से सेक्शन को बांट रखा है। सबसे पहले देखो आपका मेडिकल से रिलेटेड जो भी सेक्शंस है वो मैंने एक जगह कर दिया है, ठीक है। जैसे आप देखो 80D, 80DD, 80DDB, 80U। अब मैं जैसे आपको बताने जा रही हूँ 80D में क्या है, इसमें आप ध्यान आपको रखना है कि मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात की गई है। ठीक है। 80DD में क्या है, आपके जो डिपेंडेंट हैं, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, अगर उन्हें कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो वो 80DD में आएगा। और 80DDB में क्या है, स्पेशल क्रिटिकल डिजीज़, ठीक है, जो मेंशन की गई है इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, वो डिजीज़ेस मेंशन है कि ये सारे डिजीज़ है, तभी वो स्पेशल क्रिटिकल डिजीज़ में आएंगी। और 80U में क्या है, ये एम्प्लॉय को अगर किसी तरह की दिक्कत आ जाती है तो वो 80U में फॉल करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 80U के अंदर आपको सेम एस 80DD प्रोवाइड होता है, ठीक है, 80DD। अब देखो मैंने जब 80D बताया तो आपको ध्यान रखना है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए है कितना तक, अगर आपने क्या किया है, प्रीमियम आपका जो बन रहा है और या आप ₹25,000 विच एवर इज़ लोअर, उसका आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए क्या है, 50,000 तक का डिडक्शन है, फ्लैट 50,000 आपको डिडक्शन, न फ्लैट नहीं है इसमें, लेकिन आपका जो उन्होंने प्रीमियम पे किया और 50,000 उनमें से जो लोअर होगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 80DD में फ्लैट डिडक्शन है आपका 75,000 का नॉर्मल के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 1,25,000। और 80DDB में आपका क्या है, स्पेसिफाइड क्रिटिकल डिजीज़ के लिए, तो इसमें है, ये सारे अमेंडमेंट हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 40,000 तक के लिए नॉर्मल के लिए, और सीनियर सिटीजन को 1,00,000 तक के लिए स्पेसिफाइड क्रिटिकल डिजीज़ के लिए मिलेगा। और ये आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 80D है, 80D मतलब D फॉर डॉक्टर, तो आप जितने भी D से हैं वो सारे डॉक्टर से रिलेटेड हो जाएंगे। और एक लास्ट वाला सेक्शन है वो 80U है। 80U मतलब क्या, U से आप एक निमोनिक बना लो, U मतलब अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है, मेरे लिए है वो, ठीक है। और इसका सेक्शन कैसे है, जो कि हमारा डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी के हिसाब से था। तो ये आपको बस याद रखना है। इंश्योरेंस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा है तो 25,000, 50,000। फिर आपका डिसेबिलिटी के लिए बात हो रही है, डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी के लिए तो 75,000 और 1,25,000। फिर क्रिटिकल डिजीज़ की बात आ गई तो 40,000 और 1,00,000। और 80U में तो सेम एस 80DD है। तो इतना बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा याद करके याद करो, इतना एलोबरेट करके याद करना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ सेक्शंस। अब देखो अब क्या आ रहा है हमारा, 80C आ रहा है, ठीक है। 80C में क्या, अब देखो मैंने 80CCC वाले सारे एक साथ कर दिए हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो कि 80C में क्या है, 80CCC में क्या है, 80CCD में क्या है, CCD1B में क्या है, ठीक है। तो ये सारे CC एक साथ हैं। तो इसमें क्या 80C में क्या, अगर आपने पेंशन फंड में, अगर प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं अपने लिए, ठीक है, तो ये सब छोटे मोटे ट्यूशन फ़ी हैं, अप टू 2 चिल्ड्रन, 5 ईयर टैक्स सेविंग FD में आपने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आपने कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो इसके सारे डिडक्शन आपको किस में मिलेगी, 80C में। और याद रखना है कितने अमाउंट पे मिलेगी, 1,50,000 तक के, ठीक है। 80CC में भी यही है आपका कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, ठीक है। 80CCD में क्या है कि 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का आपको डिडक्शन मिलेगा। CCD में क्या है, देखो फ्रेंड ये जो है ना 80C, 80CC, 80CCD, इन तीनों का एक सेक्शन मिला के 80CCE बन गया है, ठीक है।
तो इसमें आपको है कि अगर आपने इन तीनों में डिडक्शंस जितने आप लोगे 1,50,000 तक ही मैक्सिमम ले सकते हो, ठीक है। 80E, ई फॉर एजुकेशन आ जाता है, ठीक है। तो एजुकेशन से याद रखना, ई फॉर एजुकेशन और इंटरेस्ट फॉर एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज, मैक्सिमम 7 ईयर के लिए मिलता है इसमें। अब देखो 24B का डिडक्शन हमें किस में मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। जब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी बताऊंगी तो उसमें आपको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी यहाँ पे याद रखना है कि हमें हाउस प्रॉपर्टी में क्या डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट जो हम, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट का अमाउंट, तो इंटरेस्ट के अमाउंट पे हमें 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अब 80E हमने पढ़ लिया, एजुकेशन से रिलेटेड है। 80EE किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये HRA से रिलेटेड है। नहीं सॉरी, 80E आपका क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर हाउस खरीद रहे हो तो 50,000 तक का आपको ये अमेंडमेंट हुआ है फ्रेंड, ठीक है। इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हो तो 50,000 तक का आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देगी, लेकिन कंडीशन क्या रख रही है गवर्नमेंट कि आपका जो वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होगा वो 50 लाख का होगा और आपने लोन कितना लिया होगा, 35 लाख तक का लोन लिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे एकदम बिल्कुल ध्यान से 2-3 बार आप देखना। 80GG क्या है, 80GG आपका आ जाता है HRA के लिए। एक तो आपने सैलरी में HRA पढ़ना है, तो उनमें जो एक्सक्लूड हो जाते हैं जिन्हें, अब उसमें क्या बात की गई है सैलरी में, जिसे HRA मिलता है, ठीक है। तो अब मिलता है तो क्या कंडीशन है वो मैं आपको सैलरी में बताऊंगी, लेकिन 80GG में यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसको HRA नहीं मिलता है, तो जब HRA नहीं मिलता है तो इनके 3 कंडीशन है। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, इसलिए 1 स्टार लगा दे रही हूँ। तो पहला क्या है, 25% ऑफ TI, दैट इज टैक्सेबल इनकम, और फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, और फिर 50,000 पर मंथ। इन तीनों को कंपैरिजन करना है, 25% ऑफ TI, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ TI और 5,000 पर मंथ। तो ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था एग्ज़ाम में कि HRA में 80GG के अंदर जो आपको मिनिमम एग्जम्पशंस मिलता है वो कितने रुपए का मिलता है। तो जब ये 2017 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम 2,000 का रेट था, तो 2,000 बच्चों ने लिखा था आंसर, बट अभी ये अमेंड हो गया है तो ये 5,000, तो ये बन सकता है फिर से क्वेश्चन, ठीक है। अब 80QB की बात करते हैं, तो ये बुक्स से रिलेटेड है। एक सेकेंड, मैं सारी चीज़ें रब कर देती हूँ पहले। ठीक है, QQB किसके लिए, बुक के लिए। देखो QQB लिखा हुआ है तो इट इज़ अबाउट बुक्स, ठीक है। बुक में आपको 3 लाख तक का जो रॉयल्टी इनकम मिल रहा है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और RRB में क्या है, अदर देन बुक, ठीक है। बस इतना याद रखना है, और डिडक्शन कितना मिलेगा, 3 लाख ही मिलेगा। 87A में आपको तो मैं अभी बताया ही है कि 5 लाख तक का अगर आपको का टोटल इनकम है तो 12,500 तक का आपको डिडक्शन प्रोवाइड होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें से ये डिडक्शन तो पूछे ही जाते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं। अब मेरा अब क्या रह गया आपको बताने के लिए, जो बचे कुछ रह गए, ठीक है। अब 80G देखो, 80G में क्या है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं 80G आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले आपको पहले इन तीनों के बारे में बता रही हूँ। 80GGA में क्या है, 80GGA में क्या है, सब में इनमें सब में 80GGA, 80GGB और 80GGC, ये तीनों A, B और C, ये तीनों क्या बात करता है, डोनेशन के बारे में बात करता है। डोनेशन के बारे में देखो, सारे में डोनेशन है, ठीक है। GGB में क्या है, हाँ ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं क्या बता रही थी आपको, 80GG बता रही थी। GGA में क्या है, 80GGA में क्या है आपका, तो इसमें आपका साइंटिफिक रिसर्च के लिए
जो भी डोनेशंस आप देते हो, ठीक है, उसके लिए एग्जम्पशंस मिलता है, ठीक है। और आप कैश में कितना कर सकते हो ये बताया गया है। कैश में आप 10,000 तक कर सकते हो। 80 GGB में क्या है, डोनेशन है। आप किसको दे रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो। कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। तो जितना भी एक्चुअल आपका कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, ठीक है, मैंने मान लो मैंने 5 लाख रुपए कंपनी को दे रखा है, मैं पॉलिटिकल पार्टी को दे रखा है, तो वो मेरा 5 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। 80 GGC में क्या है, फिर पॉलिटिकल पार्टी को ही कोई दे रहा है, लेकिन कोई इंडिविजुअल दे रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल तो आपने पता ही है डेफिनेशन इनकम टैक्स के हिसाब से क्या है। तो जो भी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वो करेगा तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक। अब 80 TTA, इसमें क्या है कि जैसे आप जैसे इंसान है नॉर्मल, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, आप उसके बारे में सोचो, जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो FD में जो भी आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, जो भी आपका उसमें है ना, तो 10,000 रुपये तक का या जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट बन रहा है उनमें से जो भी लोअर है उसका आपको डिडक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। अब 80 TTB नया आया है, ठीक है, ये एग्जाम में आने का 100% चांस है। 80 TTB, इसमें क्या है कि सेम वही वाली बात है, लेकिन इसमें आपको सीनियर सिटीजन के बारे में बात किया गया और वो बोला है 50,000, ठीक है। तो मैं अभी के असेसमेंट ईयर के बारे में, असेसमेंट ईयर का जो है हमारा चल रहा है 20 और 21, उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। ये वाले इंटरेस्ट अभी आगे चल के अभी चेंजेस आए हैं इसमें फ्रेंड्स, लेकिन अभी वो क्यों याद करना जब अभी हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए इतना ही बता रही हूँ। हाँ, तो मेरा 80 GG रह गया था आपको बताने के लिए फ्रेंड। तो 80G को समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है कि आपका एक है 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, फिर क्या है 50% क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। इसमें मैंने देखो लिख रखा है ओनली 4, बस इतना सा याद रखना है कि इसमें सिर्फ 4 लोग आते हैं, 4 ही चीज़ें आएंगी। और 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप इन दोनों को याद करो, इन दोनों को याद कर लोगे तो आपका नीचे वाला जो याद करना है वो बहुत ईजी पड़ जाएगा। 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में क्या आता है, तो ध्यान में रखना जितने भी बड़े बड़े स्कीम्स होंगे ना जिसमें नेशनल लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सारे जो भी होंगे वो आपके आ जाएंगे 100% क्वालिफाइंग लिमिट में। जैसे मैंने ये ऊपर लिख रखा है देखो, PM, NR, NCF, SBK, NDF, ठीक है, PM ड्रॉप लिविंग रिलीफ फंड, JNL, तो सब में देखना आप जिसमें NN लगा हुआ है, PM लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का वर्ड जहाँ देखोगे ना तो आप 100% श्योर हो जाना कि वो 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में फॉल करता है। अब 50% में कौन है, 50% में आपके वो सारे जो गांधी परिवार के मेंबर हैं वो सारे फॉल करते हैं। मैंने आपको बताया ना ओनली 4, तो इनका बस ध्यान रखना है। तो एक ये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड है, राजीव गांधी फाउंडेशन है, ठीक है, ये सारे आते हैं। PM ड्रॉट फंड, ठीक है फ्रेंड, ये चारों आते हैं इसमें। और ये जो ऊपर वाले हैं ये 100% क्वालिफाइंग लिमिट में आते हैं। और जो ये नीचे वाले हैं ये जो मैं बता रही हूँ 4, ये जो मैं 4 बता रही हूँ आपको ये वाले 4 हैं, ठीक है। अब 100% क्वालिफाइंग लिमिट एक आप दिमाग में थोड़ा सा रख लो कि इसमें क्या आता है। इसमें आपका फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, जो अगर फैमिली प्लानिंग है, लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ कंट्रीब्यूशन आपने किया हुआ है तो वो आता है इसके अंदर। और 50% क्वालिफाइंग लिमिट में क्या आता है, अदर देन फैमिली प्लानिंग, अदर देन फैमिली प्लानिंग और चैरिटी के पर्पस से आपने कोई टेम्पल में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है या मस्जिद में कुछ दिया है, चर्च में जो दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको सम अप करा देती हूँ। 80G का क्या है, 4 कैटेगरी है। एक तो क्या है 100%,
एक है 50%। 50% में क्या है? विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, और एक है क्वालिफाइंग लिमिट। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में आपको 4 बस याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और एक अलग से कौन सा है? पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। ठीक है, ये 4 आते हैं। और 50% क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर कौन सा आता है आपका? टेम्पल, चर्च, चैरिटी, अदर देन फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। अब 100% में कौन कौन सा आता है? 100%, इसका भी 2 है। एक क्या है? विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, और एक है क्वालिफाइंग लिमिट। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में आपके आ जाते हैं जो भी बड़े बड़े नाम होंगे जिसमें नेशनल लगा होगा, तो वो ध्यान से आप देखना, वो सारे विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट होंगे। उनमें जितना भी आप कंट्रीब्यूट करोगे पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा आपको। क्वालिफाइंग लिमिट में क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको क्वालिफाई करोगे तभी आपको 100% का आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो इसमें क्या है? फैमिली प्लानिंग, लोकल अथॉरिटी में कुछ आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें कुछ चीज़ें हैं हमारी, जैसे कुछ कुछ हमें एग्जाम्शंस मिले हुए हैं, या जैसे आपको ये ग्रेजुएटी वगैरह, ये स्पेशल कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आपको सैलरी के अंदर मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं, ये किसे मिलता है? ठीक है, बेसिकली ये किसे मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, और किसी को तो मिलता नहीं है, और अगर किसी को मिलता है तो वो पूरा टैक्सेबल होता है। तो ये स्पेशल अलाउंसेस हैं। अब देखो ये ग्रेजुएटी के बारे में, ठीक है, ये सारे ग्रेजुएटी के बारे में ये जितनी चीज़ें हैं मैं आपको सब सैलरी में बताऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैंने बताया तो क्या हो जाएगा कि लंबा हो जाएगा वीडियो, और फिर समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। और सैलरी में मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। और अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताना, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना मैं बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। थैंक यू।